बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले आप इस कहानी की 28 किस्तें सुन चुके हैं और अब 29वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। मैंने बिजली की सी तेज़ी के साथ कंबल उतार कर इस तरह रमज़ान के ऊपर डाला कि उसकी गर्दन मेरे बाजू के शिकंजे में आ गई। ये हरबा इंतहाई ख़तरनाक और मोहलक था और रमज़ान जैसा आम भारतीय जासूस मेरे इस जानलेवा हमले का मुकाबला नहीं कर सकता था। उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ने में मुझे सिर्फ 1 सेकंड का वक्फा लगा और उसके हल्क से कोई आवाज़ ना निकल सकी। मैंने उसे ज़मीन पर गिरा दिया और उसकी तलाशी ली। उसकी जेब में एक छोटा सा रिवाल्वर था। मैंने रिवाल्वर संभाला और अपने आप को नहर की ढलान पर वाक़े बाउली की दूसरी जानिब लुढ़का दिया। मैं झाड़ियों में से गेंद की तरह लुढ़कता हुआ नाशपाती के बाग में घास पर जा गिरा। अभी मैं उठने ही लगा था कि जहां मैंने रमज़ान को गिराया था वहां दूसरी जानिब से टार्च की रोशनी पड़ी। फिर कुछ आदमियों के कदम दौड़ते हुए नहर की मुंडेर की तरफ बढ़े। मैंने दरख्त के पीछे से देखा तो अंधेरे में नहर की मुंडेर पर कुछ आदमियों के साए हरकत कर रहे थे। फिर किसी ने चिल्ला कर कहा, उसे पकड़ो, वो यहीं कहीं होगा। साथ ही फिजा में पिस्तौल की फायर की आवाज़ गूंज उठी। टार्च की रोशनी दरख्तों पर गिरी और मैंने दरख्तों में अंधाधुंध भागना शुरू कर दिया। टार्च की रोशनी ने मुझे अपनी जद में ले लिया। वो जा रहा है, गोली टांगों में मारना। फायर की आवाज़ आई। गोली बिल्कुल मेरे करीब दरख्त के तने से टकराई। मुझे रास्ते का इल्म था, इसीलिए मैं अंधाधुंध भागता हुआ नाशपाती के दरख्तों से निकलकर क्लब की अंग्रेजों के ज़माने की बनाई हुई इमारत की बाड़ फलांग गया। अब मैं टेंस कोर्ट में था। क्लब की दीवार में कोने पर एक जर्द बल्ब जल रहा था। भागते हुए कदम मेरे करीब आ रहे थे और टार की रोशनी मेरी तलाश में मेरे पीछे पीछे थी। मैं टेंस कोर्ट की बाड़ के साथ साथ भागता चला गया। फिर उसे एक जगह से अंदाजे के मुताबिक फलांगा और दूसरी तरफ एक पुराने हौज के पास आ गया जहां अंधेरे में सरू के दरख्तों की कतार खड़ी थी। यहाँ एक छोटा सा नाला नहर में से निकाला गया था ताकि बाग को पानी दिया जा सके। मेरे पीछे 2 फायर हुए। नाले की मुंडेर ऊंची थी। मैं छलांग लगाकर मुंडेर की दूसरी जानिब जा गिरा और ठंडी खुई वाले दरख्तों के झुंड की तरफ भागा। अंधेरा और रास्तों का इल्म मेरी मदद कर रहा था, मगर पुलिस मेरे पीछे पीछे आ रही थी। मुझे उनके कदमों की और उनके चिल्लाने की आवाज़ें बराबर सुनाई दे रही थी। कभी कभी एक आध फायर भी हो जाता था। कंपनी बाग की ठंडी खुई जिन लोगों ने देखी है उन्हें मालूम होगा कि इसके अकब में ईसाइयों के क्वार्टरों के करीब से एक कच्चा रास्ता निकलता है जो आगे जाकर मुजेठ जाने वाली छोटी सी सड़क से जा मिलता है। अंधाधुंध भागते हुए अचानक मेरी नजर एक क्वार्टर की दीवार के साथ लगी खड़ी साइकिल पर पड़ी। मैं उसे चलाने लगा तो पिछला पहिया जाम हो गया। उसके पिछले पहिए में ताला लगा था। मैंने उसे वहीं फेंका और आगे कूद पड़ा। इसी दौरान किसी क्वार्टर में बंद कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। सिपाहियों ने अब शोर मचा दिया था। पकड़ो पकड़ो की आवाजें मेरी चारों तरफ से आने लगी थी। अब मैं थक गया था और दिल में ख्याल आने लगा कि पकड़ लिया जाऊंगा। इसी ख्याल से मेरे अंदर जैसे एक नई ताकत ऊद कर आई। मैंने अपनी रफ्तार तेज कर दी। मजेठ रोड वाला मोड़ सामने था। यहाँ सड़क नाले के एक पुल पर से जरा घूमकर आगे जाती थी। मैंने देखा कि एक ट्रक शोर मचाता कदरे कम रफ्तार के साथ पुल का मोड़ घूम रहा था। मैं एक तरफ छुप गया। पीछे से एक और फायर हुआ। ट्रक मेरे करीब से गुजरा तो मैं उसके पिछले हिस्से को पकड़कर अंदर छलांग लगा दी। मैं बंद गोभी के ढेर पर जा गिरा। ट्रक ने सीधा होते ही रफ्तार पकड़ ली। ट्रक ऊपर से खुला था। अकब में एक तख्त लगा था। मैंने तख्ते में से गर्दन निकाल कर पीछे देखा तो मुझे पुल पर बल्ब की रोशनी में कुछ सिपाही सड़क पर दौड़ते नजर आए, मगर मैं उनकी पहुंच से दूर होता चला जा रहा था। मैं बंद गोभी के ढेर में सिमट कर बैठ गया। मेरा सांस फूला हुआ था और इतनी सर्दी में मुझे पसीना आ रहा था। थोड़ी देर बाद सर्द हवा की वजह से मुझे ठंड लगने लगी तो मैं बंद गोभी के ढेर में मजीद सुकड़ कर बैठ गया। ये ट्रक सब्जी लेकर शायद बटाला या किसी दूसरे शहर की तरफ जा रहा था, क्योंकि वहां की पुलिस को वायरलेस पर मेरे फरार की खबर थोड़ी देर बाद पहुंचने वाली थी। चुनाचे मैंने रास्ते ही में किसी महफूज जगह उतरने का फैसला कर लिया, मगर ट्रक की रफ्तार काफी तेज थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक ट्रक आधा घंटा चला होगा कि उसकी रफ्तार मदम होने लगी। कोई कस्बा आ रहा था। मैंने बंद गोभी के ढेर पर चढ़कर ट्रक की दीवार से बाहर झांक कर देखा। कुछ फासले पर किसी कस्बे की रोशनियां झुलमिला रही थी। ये रोशनियां ज्यादा नहीं थी, मगर लगता था कि कोई अहम कस्बा है। मैंने सोचा कि मुझे इसी जगह उतरने की कोशिश करनी चाहिए। ट्रक कस्बे के एक सुनसान बाजार में घूमा तो उसकी रफ्तार बहुत मदम हो गई। मैं ट्रक में से बाहर कूद गया। मैं सड़क पर गिर पड़ा लेकिन जख्मी होने से बच गया। उठा और लपक कर सड़क के किनारे बंद दुकानों के अंधेरे में एक जगह बैठ गया। ट्रक की सुर्ख रोशनी बाजार के आखिरी किनारे पर पहुंचकर एक तरफ घूम गई। मैंने अंधेरे में सुनसान बाजार का जायजा लिया। उसकी दुकानें पुख्ता थी। ये वीर का या कोई दूसरा कस्बा नहीं लगता था। मकानों के छज्जे बाहर को झुके हुए थे। रिवाल्वर मेरी जेब में महफूज पड़ा था।
मैं सिर्फ मैल खोरे रंग के खद्दर के मोटे कुर्ते और तय बंद में था। पाँव में रबर के जूते थे। कंबल मैंने कंपनी बाग में ही फेंक दिया था। एक चौकीदार लठ जमीन पर मारता हुआ जागते रहो की रट लगाता गुजर गया। जब वो दूर चला गया तो मैं उठा और बाजार के शुरू की दुकानों की जानिब चलता बाहर निकला तो अचानक सामने एक मस्जिद नजर आ गई। मस्जिद आबाद लगती थी क्योंकि इसके बंद दरवाजे पर बल्ब जल रहा था। इसका मतलब था कि इस कस्बे में मुसलमान भी रहते हैं। चुनाचे में सड़क पार करके मस्जिद के दरवाजे पर आ गया। मस्जिद का दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने आहिस्ता से दस्तक दी। मेरा दिल खौफ से धड़क रहा था कि न जाने अब मेरे साथ क्या सलूक हो। मस्जिद का इमाम मुझे गिरफ्तार भी करवा सकता था। इमाम मस्जिद पुलिस का आदमी भी हो सकता था। अगर पुलिस का आदमी ना भी हो तब भी वो मुझे पनाह देने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। मेरे दिल में तरह तरह के वसवसे उठ रहे थे। एक बार तो दिल में आया कि यहाँ से भाग जाऊं, लेकिन मुझे मस्जिद के सेन में से किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। कोई मस्जिद के दरवाजे की तरफ आ रहा था। फिर आवाज आई, क्यों भाई, कौन है? मैंने बड़ी आजिजी से कहा, मौलवी साहब मुसलमान हूँ, परदेसी हूँ, बटाले की बस निकल गई है, सर्दी में ठिठर रहा हूँ। मस्जिद का दरवाजा खुल गया। दरवाजे पर लगे बल्ब की रोशनी में एक सुर्ख और सफेद नूरानी चेहरे वाले बूढ़े मौलवी साहब खड़े थे। मुझे सर से पांव तक देख रहे थे। उनकी दाढ़ी सफेद और चेहरा भरा हुआ था। उन्होंने सर पर गर्म टोपी और कांधों पर शाल ओढ़ रखी थी। अंदर आ जाओ बेटा। उनका हुजरा गर्म था। तांबे के हमाम के ऊपर दीवार पर एक बल्ब रोशन था। कोने में चाय दानी, प्यालियां और पानी की एक बाल्टी रखी थी। एक गैस का छोटा सा चूल्हा भी था। चूल्हे के पास ही गैस का छोटा सा सिलेंडर पड़ा था। मौलवी साहब का बिस्तर जमीन पर दीवार के साथ लगा था। उन्होंने मुझे अपना कंबल ओढ़ने को दिया और कहा, यहाँ सो जाओ। तुम बटाले में क्या करते हो बेटा? मैंने कहा, हजरत जी बस वहाँ मेहनत मजदूरी करता हूँ। पहले मालीर कोटला में सब्जी की दुकान थी, गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। बटाले आकर चाय का एक खोखा नया लिया, वहीं रहकर अपने बूढ़े वालदैन का पेट पालता हूँ। मौलवी साहब अपने लिहाफ में दुबक कर मेरी शक्ल पर नजरें जमाए हुए कहने लगे, तुम घर से कोई स्वेटर या कंबल लेकर नहीं चले थे? इतनी सर्दी में एक तय बंद और कुर्ते में ही निकल आए। मैंने कंबल को जिस्म के गिर्द करते हुए कहा, हजरत जी क्या अर्ज करूं, कंबल था लेकिन मैं उसे रेलवे स्टेशन के बेंच पर रख कर बाथरूम में गया। वापस आया तो किसी ने कंबल उड़ा लिया था। क्या करूं हजरत जी, ऐसे लोग भी हमारे भारत में होते हैं। मौलवी साहब ने कहा, तुम्हारे सर और दाढ़ी के बाल इतने बढ़ आए हैं, तुम हजामत क्यों नहीं कराते? मैंने यूं ही कह दिया, बस जी टाइम ही नहीं मिलता, इंशाअल्लाह बटाले जाकर बाल कटवाऊंगा। चाय पियोगे? मौलवी साहब ने पूछा। अगरचे मुझे चाय की बेहद तलब हो रही थी, लेकिन मैं मौलवी साहब को अपने बारे में ज्यादा सवालात करने का मौका नहीं देना चाहता था। मैंने कहा, जी नहीं शुक्रिया, मुझे नींद आ रही है। अच्छा फिर सो जाओ, अजान होने में ज्यादा देर नहीं है। अगर नमाज पढ़ना चाहो तो आ जाना, नहीं तो सोते रहना। सुबह कौन सी बस पकड़ोगे? जी पहली बस पकड़ूंगा जो अजान के बाद जाती है। मौलवी साहब ने कोई जवाब न दिया। उन्होंने अपना चेहरा लिहाफ के अंदर कर लिया। मैंने भी कंबल ऊपर कर लिया। सख्त थका हुआ था, इसलिए हुजरे की गर्म फिजा में मुझे बहुत जल्द नींद आ गई। आंख खुली तो मैंने कंबल हटाकर देखा, हुजरे का बल्ब बुझा हुआ था। दरवाजा बंद था और उसकी दरजों में से धूप की किरणें अंदर आ रही थी। लगता था कि दिन काफी निकल आया है। मुझे बाहर किसी आदमी के बातें करने की आवाज सुनाई दी। मैंने दरवाजे के सुराख में से बाहर झांका तो मेरा दिल उछलकर हल्क के पास आ गया। बाहर सेन में बिछी हुई सफ पर मौलवी साहब के पास पुलिस का एक थानेदार बैठा था। मौलवी साहब कह रहे थे, आप चाहें तो बेशक मेरे हुजरे की तलाशी ले लें। यहाँ अगर आपका कैदी आया होता तो मैं आपको जरूर बता देता। मेरा हल्क खुशक हो गया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मौलवी साहब ने मुझे बचा लिया था। मेरा दिल मौलवी साहब के लिए ताजीम के जज्बात से लबरेज हो गया। मगर मुसीबत अभी टली नहीं थी। थानेदार मस्जिद में ही था। अगर वो तलाशी लेने के लिए हुजरे में आ गया तो मेरा पकड़े जाना यकीनी था। थानेदार कह रहा था, हमें आपकी जबान पर एतबार है मौलवी साहब। थानेदार उठ खड़ा हुआ। मौलवी साहब भी उठ खड़े हुए। उसने दोनों हाथों से मौलवी साहब से मुसाफा किया और बोला, हमारी इतला के मुताबिक वो इस इलाके में कहीं छुपा हुआ है। उसका उलिया मैं आपको बताए देता हूँ। वो हमारे एक आदमी को कत्ल भी कर आया है। अगर वो इधर आए तो बराए मेहरबानी हमें जरूर इतला कर दीजिएगा। और वो पाकिस्तानी जासूस भी है। उसे गिरफ्तार करवाना आपका राष्ट्रीय फर्ज भी है। मौलवी साहब ने बड़े पुरसकून लहजे में कहा, भैया जी आप फिक्र ना करें, आपका मुजरिम यहाँ आया तो मैं अपना राष्ट्रीय फर्ज जरूर अदा करूंगा। थानेदार ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और मस्जिद के सेन से उतरकर बूट पहने, फिर तस्मे बांधकर उठा और मस्जिद के दरवाजे से बाहर निकल गया। मौलवी साहब सफ पर बैठकर किसी पुरानी किताब के मुताले में मसरूफ हो गए। वो जानबूझकर अभी हुजरे में नहीं आ रहे थे।
मैं कुछ देर दरवाजे से लगा उनको देखता रहा। धूप में उनका चेहरा मुनव्वर था और कदीम इंसान दोस्त सूफी बुजुर्गों की याद दिला रहा था। फिर मैं जमीन पर लगे अपने बिस्तर पर आकर बैठ गया। मुझे भूख बहुत लगी हुई थी। थोड़ी देर गुजरी होगी कि दरवाजा आहिस्ता से खुला। मैंने चूंक कर देखा, मौलवी साहब हुजरे में दाखिल हो रहे थे। उन्होंने अंदर आते ही दरवाजा बंद कर दिया। मुझसे कोई बात किए बगैर वो कोने में गए। अलमारी खोलकर उसमें रखा दही का प्याला और 2 रोटियां निकालकर मेरे सामने रखी और कहा, ये खा लो बेटा, तुम्हें भूख लगी होगी। मैंने उनके हाथों को पकड़कर चूम लिया। शिद्दत जज्बात से मेरे आंसू उमड़ आए। मैंने कहा, थानेदार से आपकी जो बातें हुई हैं वो मैंने सुन ली हैं। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भुला सकूंगा। मौलवी साहब का चेहरा जज्बात से आरी लगता था। उन्होंने बाहर जाते हुए कहा, अभी यहाँ से बाहर मत निकलना, वो सामने वाला दरवाजा गुस्ल खाने का है। मौलवी साहब हुजरे से निकल गए। उन्होंने बाहर ताला लगा दिया। मुझे ताला लगाने की आवाज भी आई। सख्त भूख लगी हुई थी। मैं दही के साथ 2 रोटियां खा गया। फिर गुस्ल खाने में जाकर अच्छी तरह से नहाया, कपड़े बदले और कंबल ओढ़ कर बिस्तर पर बैठ गया और सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरी मंजिल एक बार फिर मुंबई शहर थी। मुझे हकीम साहब से मिलकर पाकिस्तानी डॉक्टर अफरीदी और उसकी बेटी नूरीन का सुराग लगाने गुजरात काठियावाड़ के जंगलों में जाना था, जहां उन्हें अगवा करके किसी खुफिया एटमी मरकज में रखा गया था। यही मेरा सबसे अहम तरीन मिशन था। मेरे पास ना तो मुनासिब कपड़े थे और ना मुंबई तक का किराया था। सोचते सोचते मुझ पर गनूदगी तारी हो गई और मैं एक बार फिर सो गया। आंख खुली तो हुजरे के बंद दरवाजे से धूप की जो किरणें लकीरों की शक्ल में अंदर आ रही थी, अब वो गायब हो चुकी थी। दिन काफी गुजर गया था। मौलवी साहब अभी नहीं आए थे। मैंने बंद दरवाजे के सुराखों में से बाहर देखा। धूप ढलने लगी थी। थोड़ी देर बाद जोहर की अजान की आवाज बुलंद हुई और नमाजी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आना शुरू हो गए। मैं बिस्तर पर आकर बैठ गया। नमाज के बाद मौलवी साहब आ गए। उनके हाथ में रुमाल में बंधा हुआ डिब्बा था। उन्होंने डिब्बा खोलकर सामने रख दिया। अंदर एक कुल्फी में घर की पकी हुई 6 रोटियां और दाल थी। हुजरे के दरवाजे को उन्होंने अंदर से कुंडी लगा दी थी। खाना खा लो बेटा, मैं बीच में आया था मगर तुम सो रहे थे। खाना खाते हुए मैंने मौलवी साहब से कहा कि उन्होंने मेरी खातिर बहुत बड़ी इखलाकी कुर्बानी दी है। वो थोड़ा सा मुस्कुराए। बेटा, जब तुम पहली बार यहाँ आए थे तो मुझे इल्म हो गया था कि तुम महज परदेसी नहीं हो, लेकिन तुम मुसलमान भाई हो और पाकिस्तान के लिए एक इस्लामी मुल्क के मफादात के लिए काम कर रहे हो। इसलिए मैंने मस्जिद में बैठकर थानेदार से झूठ बोला। खुदा मुझे माफ कर दे, क्योंकि मैंने ये सब कुछ एक मुसलमान भाई की जान बचाने के लिए किया है। मेरा दिल जज्बात से भर आया। खाने के बाद मौलवी साहब फरमाने लगे, अब तुम्हारा क्या इरादा है? तुम कहाँ जाओगे? क्योंकि तुम्हारा ज्यादा देर यहाँ रहना भी खतरनाक होगा। मैंने कहा, हजरत जी, अब आपसे मेरा कोई राज नहीं। मैं यहाँ से मुंबई शहर जाना चाहता हूँ और मुझे कपड़े भी बदलने हैं और मेरे पास मुंबई तक का किराया भी नहीं है। मौलवी साहब ने कहा, दोनों बातों का बंदोबस्त हो जाएगा, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि हिंदू थानेदार अगरचे बज़ाहिर मुझसे मुतमिन होकर चला गया है, मगर उसका एक आदमी मस्जिद के सामने किसी जगह छुप कर या भेष बदल कर जरूर पहरा दे रहा है। तुम किसी भी लिबास में यहाँ से निकलोगे तो वो तुम्हें पहचान लेगा, इसलिए कि उन्हें तुम्हारा हुलिया बता दिया गया है। वैसे भी तुम्हारा चेहरा यहाँ अजनबी चेहरा है। मैंने कहा, तो फिर आपका क्या मशवरा है? क्या मैं रात के अंधेरे में पिछले दरवाजे से नहीं निकल सकता? मौलवी साहब फरमाने लगे, इस मस्जिद का पिछला दरवाजा कोई नहीं है, तुम्हें मस्जिद के सामने वाले दरवाजे से ही निकलना होगा। तुम अभी यहीं ठहरो। सबसे पहले तो मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लाता हूँ। मौलवी साहब हुजरे को बाहर से ताला लगाकर चले गए। शाम की नमाज के बाद तशरीफ लाए तो उनके हाथ में एक थैला था। उसमें कॉलर वाली नीली कमीज, एक पुरानी सी पतलून और एक फुल जर्सी थी। मैंने उनकी हदायत पर ये कपड़े पहन लिए। मेरे पुराने कपड़े मौलवी साहब ने थैले में ठूंसे और उन्हें गुस्ल खाने की 2 छत्ती पर जाकर छुपा दिया। फिर उन्होंने एक छोटी थैली में से 70 रुपए निकाल कर दिए। इन पैसों की मदद से तुम बड़ी आसानी से मुंबई पहुंच जाओगे। मैंने मौलवी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहा तो उन्होंने मुझे ऐसा करने से मना कर दिया और बोले, अब सवाल तुम्हारे यहाँ से निकलने का है। वो बिस्तर पर बैठ गए और सोचने लगे, आज की रात तुम यहीं आराम करो, कल कुछ सोचेंगे। वो रात भी गुजर गई। दूसरे रोज सुबह की नमाज के बाद उन्होंने हुजरे में आकर बताया कि थानेदार के जाने के बाद से एक नया फकीर मस्जिद के बिल्कुल सामने आकर बैठ गया है। यकीनन ये पुलिस का आदमी है और तुम्हारी टो में है। हम उसे यहाँ से हटा नहीं सकते, इस तरह पुलिस तो जरूर शक में पड़ जाएगी। मैं कुछ परेशान हो गया। ऐसा लगा कि मेरा रास्ता बंद कर दिया गया है। मैं ये भी नहीं चाहता था कि वहां कोई ऐसी गड़बड़ हो कि जिससे नेक दिल मौलवी साहब पर आंच आए।
मेरे रिवाल्वर में 12 गोलियां भरी हुई थी और वो वैसे का वैसा मेरी जेब में पड़ा था। मैंने मौलवी साहब से कहा कि मैं अगर रात के अंधेरे में मस्जिद की छत पर से दूसरी तरफ कूद जाऊं तो हो सकता है सामने बैठे CID के फकीर की मुझ पर नजर न पड़े। मौलवी साहब ने कहा कि पुलिस वाले इतने अहमक नहीं होते, उन्होंने जरूर मस्जिद की दूसरी तरफ भी अपना कोई आदमी लगा रखा होगा। एकदम से मौलवी साहब को कोई ख्याल सूझा। उन्होंने मेरी तरफ पलट कर कहा, याद आया, एक तरकीब हो सकती है। कल मस्जिद में एक छोटा सा जलसा हो रहा है, शाम को काफी लोग इसमें शामिल होने के लिए आएंगे। जब ये लोग वापस जाने लगे तो उनकी भीड़ में शामिल होकर तुम भी यहाँ से फरार हो सकते हो। क्या तुम ऐसा कर लोगे? मैं वहां खतरे में घिरा हुआ था, जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाना चाहता था। चुनाचे मैंने हामी भर ली। मौलवी साहब ने दूसरे रोज मुझे आकर बताया कि जलसे में शरीक होने के लिए लोग आना शुरू हो गए हैं। मलीर कोटला से और अमृतसर और दिल्ली से भी लोग पहुंच गए हैं। तुम्हारी गाड़ी अमृतसर से रात 8:40 पर मुंबई की तरफ रवाना होगी। कादियां से तुम शाम की आखिरी ट्रेन पकड़कर अमृतसर चले जाना। यही बात तय पा गई। दोपहर के बाद मस्जिद में काफी मेहमान पहुंच गए। मौलवी साहब ने मुझे जर्द रुमाल दिया, जिसको मैंने सर पर इस तरह बांध लिया कि मेरा आधा चेहरा छुप गया। तीसरे पैर जलसा शुरू हुआ और शाम को खत्म हुआ। मंसूबे के मुताबिक मैं शाम के वक्त जलसा खत्म होने से थोड़ी देर पहले उजरे से निकलकर दूसरे लोगों के साथ बैठकर तकरीर सुनने लगा। जलसा खत्म हुआ, लोग बाहर को निकले तो मैंने आखिरी बार मौलवी साहब को देखा जो मेज पर बैठे थे। उन्होंने मुझे हदायत की थी कि मैं जाते हुए उनसे ना मिलूं। मैंने आंखों ही आंखों में उनका शुक्रिया अदा किया और दूसरे लोगों के साथ ही मस्जिद से निकलकर बाहर बाजार में आ गया। गैर शऊरी तौर पर मेरी निगाह उस फकीर पर पड़ी जो मस्जिद के ऐन सामने सड़क के किनारे फकीरों जैसा लिबास पहने बैठा था। उसकी आंखें मस्जिद से निकलते लोगों को घूर रही थी। शायद उसने मुझे देखकर पहचान लिया था, क्योंकि मेरे बाहर निकलने के दूसरे लम्हे ही वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मैंने उसे उठते देखा तो हमाकत की कि मैं दौड़ पड़ा। उसने मुझे पीछे से आवाज दी, पकड़ो पकड़ो, चोर है चोर है। लोग पलट पलट कर मुझे तकने लगे। ये बड़ी खतरनाक चाल थी, कोई भी मुझे पकड़ सकता था। रात की आमद थी, दिया बत्ती रोशन हो गए थे। सर्दी की वजह से बाजार में इतनी ट्रैफिक नहीं थी, फिर भी लोग आ जा रहे थे। मैं तेजी से भागता एक गली में घुस गया। मुझे कुछ पता नहीं था कि यह गली आगे जाकर बंद तो नहीं हो जाती। गली वीरान पड़ी थी। गली के दूसरे किनारे पर पहुंचा तो मेरा दिल धक से रह गया। गली आगे से वाकई बंद थी। सामने एक मकान था जिसकी सीढ़ियों का दरवाजा खुला था। मुझे कुछ और ना सूझा तो मैं धड़ाधड़ सीढ़ियां चढ़ता चला गया। सीढ़ियां मकान की ऊपर वाली छत पर जाती थी। दरमियानी मंजिल के दरवाजे से मुझे किसी की आवाज सुनाई दी, ओए तुम कौन हो? मैंने मकान की छत पर पहुंचकर दूसरी तरफ देखा। दूसरी तरफ खेत थे। ये 2 मंजिला मकान था और एक बेरी का दरख्त छत की दीवार के साथ ऊपर तक आया हुआ था। मैंने एक शाख को पकड़ा और झूलता हुआ नीचे खेत में जा गिरा। उठा और सामने की तरफ दौड़ने लगा। मैं बस दौड़ता ही चला गया। मैदान अबूर किया, एक रेलवे पुल के नीचे से गुजरा, एक खाल को फलांगा। अंधेरे में मेरे सर का रुमाल न जाने कहाँ गिर गया था। एक कच्चे मकान के पीछे मैंने एक साइकिल पड़ी देखी, उसे ताला नहीं लगा था। मैं उसमें सवार होकर जोर जोर से पैडल चलाने लगा। मैं सामने मशरक की तरफ जाती एक कच्ची सड़क पर रवां दवां था। इस सड़क पर कोई रोशनी नहीं थी। रात के बढ़ते हुए अंधेरे में यह कच्ची सड़क डूबती चली जा रही थी। दाईं बाईं सब्जियों और कमाद के खेत फैले थे। मैं तेजी से साइकिल उड़ाए चला जा रहा था। मैं एक बार फिर पुलिस के नरके में आ चुका था। अब एक बार फिर मुझे किसी जगह पनाह लेने की जरूरत पड़ गई थी। मुझे ये एहसास भी परेशान कर रहा था कि पीछे मौलवी साहब को जरूर पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि मैं उनकी मस्जिद से निकलकर फरार हुआ था, जिसका मतलब यही हो सकता था कि मौलवी साहब ने मुझे एक मुसलमान होने के नाते अपनी मस्जिद में पनाह दे रखी थी। सवाल ये था कि अब मुझे कहाँ पनाह मिलेगी। अचानक मुझे सेंट्रल जेल वाले गुम्मन सिंह डकैत का ख्याल आ गया। उसका गांव यहाँ से 3 मील दूर श्री गोबंदपुर के पास ही था और मुझे याद आया कि उसने अपने गांव का नाम हरचवाल बताया था, जो रेलवे स्टेशन के करीब ही था। मगर मुश्किल ये थी कि गुम्मन सिंह खुद जेल में था। हो सकता था कि उसके भाई बंदे मुझे गिरफ्तार करवा दें, लेकिन यह भी हो सकता था कि गुम्मन सिंह की बीवी मेरी मदद करे। गुम्मन सिंह के बयान के मुताबिक उसने मुलाकात के दौरान अपने घर वालों को मेरे बारे में बताया था कि मैंने सांप के जहर से उसकी जान बचाई थी। मुमकिन है जब मैं ये जाहिर करूं कि मेरा नाम करमदीन है और उसकी बीवी मुझे हवेली में पनाह दे दे, क्योंकि इसके सिवा मुझे अपनी जान बचाने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। अमृतसर शहर में जा नहीं सकता था। वहां कई लोग मुझे पहचानते थे और गिरफ्तार हो जाने का खतरा था। मैं बाकायदा बेस बदल कर मंसूबे बनाकर
अमृतसर रेलवे स्टेशन से मुंबई जाने वाली गाड़ी पकड़ना चाहता था और इस वक्त जरूरत इर्द गिर्द फैली हुई पुलिस से बचने की थी, जिसने यकीनन इस सारे इलाके में मुझे तलाश करते हुए दायरा तंग करना शुरू कर दिया होगा। रास्ते में सड़क के किनारे खेतों में आग रोशन किए बैठा एक किसान आग ताप रहा था। मैंने हिंदी जबान में उससे हरचवाल गांव का रास्ता पूछा। उसने एक तरफ इशारा करके कहा, उधर श्री गोबंदपुर का स्टेशन है, उससे 3 कोस आगे जाओगे तो हरचवाल गांव आ जाएगा। तुम्हें वहां किसके पास जाना है? मैंने कहा, पटवारी से मिलने जा रहा हूं, जमीन का झगड़ा है। मैं साइकिल चलाता आगे निकल गया। कच्ची सड़क टूटी फूटी थी, मेरी साइकिल उछल रही थी। दूर मुझे हरचवाल के रेलवे स्टेशन के सिग्नल की लाल बत्ती नजर आई। मैंने साइकिल की रफ्तार और तेज कर दी। अचानक एक पटाखा सा चला, मेरी साइकिल उछली। मैंने ब्रेक लगा दी, उतरा तो पता चला कि अगला टायर पंक्चर हो गया है। मैंने साइकिल को घसीटकर कमाद के खेत में छुपा दिया और कच्चे रास्ते पर जितनी दूर तक साइकिल के पहिए के निशान मिटा सकता था मिटा दिए। मैं पैदल ही रेलवे स्टेशन की तरफ चलने लगा। मुझे अपने पीछे जीप की आवाज सुनाई दी। रात के सन्नाटे में यह आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। जीप की अगली बत्तियां नहीं जल रही थी। यकीनन ये पुलिस की जीप थी और मुझे बेखबरी में पकड़ने के लिए उन्होंने उसकी रोशनियां गुल कर रखी थी। मैं ये आवाज सुनते ही सड़क छोड़कर खेतों में दौड़ गया। कमाद के खेत दूर तक फैले हुए थे, फसल कद आदम से भी ऊंची थी। मैं 6-7 खेत छोड़कर एक खेत की फसल के पीछे छुप कर बैठ गया। मेरी नजरें दूर कच्ची सड़क पर थी। एक जीप शोर मचाती सड़क पर से गुजर गई। पुलिस के सिवा ये कोई दूसरी जीप नहीं हो सकती थी। अंधेरे में मुझे उसमें बैठे सिपाही नजर नहीं आए। जीप हरचवाल स्टेशन की तरफ जा रही थी। अब मेरा उस तरफ जाना अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश करने के मुतरादिफ था, इसलिए मैंने खेत चलना शुरू कर दिया। अब रेलवे स्टेशन मेरी दाईं जानिब दूर रह गया था और मैं बहुत आगे निकल गया था। एक जगह खेतों में घने दरख्त के नीचे ट्यूबवेल की कोठरी देखी, जहां हौज में पानी गिरने की आवाज आ रही थी। मैं ट्यूबवेल के पाइप के पास जाकर बैठ गया और मुंह धोकर पानी के चंद घूंट पिए ही थे कि अचानक दमादम मेरे पीछे कुछ आदमी दौड़े और इससे पहले कि मैं संभलता 2 हट्टे कट्टे आदमियों ने मेरे बाजू पकड़ लिए। एक ने मेरे सीने पर राइफल की नाल रख दी। चौथा आदमी ट्यूबवेल की कोठरी के पीछे से निकलकर मेरी तरफ लपका। ओए कौन है तू? ये चारों सिख थे। इन्होंने मुंह पे नकाब बांध रखे थे। सिर्फ इनकी चमकीली आंखें ही थी जो अंधेरे में मुझे नजर आ रही थी। इस आदमी ने अपने साथी से कहा, इसकी तलाशी लो। 1 सेकंड के अंदर अंदर मेरी जेब से रिवाल्वर बरामद हो गया। लखा सिंह ने रिवाल्वर देखकर गुस्से में कहा, अच्चर सिंगा, पुलिस का आदमी हमारी मुखबिरी करने आया है। अच्चर सिंह ने रिवाल्वर को अंधेरे में आंखों के पास ले जाकर गौर से देखा, फिर मेरी तरफ पलट कर बोला, लखा सिंह, इसे डेरे पर ले जाकर बंद कर दो। हमें ठीक ही खबर मिली थी कि पुलिस हरचवाल स्टेशन की तरफ गई है। ये टाउट है, मैं वापस आकर इससे निमटता हूँ। उसने मुझे मोटी सी गाली दी और उसके साथियों ने मेरे बाजू रस्सी से बांधे और मेरे मुंह में रुमाल ठूंसकर मुझे ट्यूबवेल के पीछे खड़ी एक घोड़ी पर डाल दिया और खेतों में हवा से बातें करने लगे। ये 3 आदमी थे जो मुझे घोड़ी पर डालकर अपने डेरे की तरफ ले जा रहे थे। शक्ल सूरत और बातों के अंदाज से ये डाकू लगते थे। इनका डेरा वहां से दूर 1 मील के फासले पर ईंटों के एक वीरान भट्ठे में बना हुआ था, जिसके टूटे फूटे सुराख नुमा दरवाजे पर भी एक डाकू पहरा दे रहा था। मुझे भट्टे के अंदर ही एक कोठरी में डालकर बाहर से ताला लगा दिया गया। मैं पुलिस से तो बच गया था, मगर इन डाकुओं के रहम करम पर था। काश गुम्मन सिंह डकैत जेल से बाहर होता। ये उसका अपना इलाका था, वो मुझे यहाँ से निकाल सकता था, मगर वो तो खुद कैद में पड़ा था। और ये डाकू न जाने कहाँ के थे और किस गिरोह से ताल्लुक रखते थे। मुझे रिवाल्वर निकल जाने का बहुत अफसोस था, लेकिन एक बात का इत्मीनान था कि उन्होंने मेरी जेब में सुधा नगरी के सांप का मनका नहीं देखा था। मैं सारी रात बंद कोठरी में इस तरह पड़ा रहा कि मेरी मशकें बुरी तरह कसी हुई थी। मैं जरा सा भी हाथ नहीं हिला सकता था, बस चारपाई पर ऊंधे मुंह पड़ा रहा। शायद रोशनी हो रही थी कि एक आदमी अंदर आया। उसके एक हाथ में बंदूक और दूसरे हाथ में पानी का लोटा था। लोटा मेरे पास रखकर उसने मेरे हाथ की रस्सी खोली और परे हटकर बंदूक की नाल का रुख मेरे सीने की तरफ करके बोला, इस पानी को पी लेना ओए, और याद रख, बाहर की तरफ मुंह किया तो भून कर रख देंगे। वो बाहर निकल गया और कोठरी पर बाहर से ताला लगा दिया और मैं अपनी कलाइयों को सहलाता हुआ उठकर लोटे के पास गया, पानी पिया और वापस चारपाई पर आकर सिमटा कर बैठ गया। सर्दी से मेरे दांत बज रहे थे। सारी रात मैंने सख्त सर्दी में गुजारी। सुबह इसी भट्टे की एक कोठरी में अच्चर सिंह के सामने ले जाया गया, जो गालिबन इस टोली का सरदार था। वो चारपाई पर बड़े ठाठ से नीम दराज था। उसके हाथ में मेरा रिवाल्वर था।
अच्चर सिंह ने मेरी तरफ कहर आलूद नजरों से देखा और अपने साथी को कड़क कर कहा, ओए, इस पुलिस के टाउट की तलाशी लो, इसके पास और भी बहुत कुछ होगा। उस सिख ने मेरी जेबों की तलाशी ली तो एक जेब में से सुधा नगनी का सांप का मनका निकल आया। ये कोई काला मोती है, इधर लाओ। अच्चर सिंह सांप के मनके को हाथ में लेकर गौर से देखने लगा। ओए, ये क्या है ओए? मैंने कहा, ये सांप का मनका है। सांप का मनका? अच्चर सिंह ने हैरत से कहा, तुम्हारे पास कहां से आ गया? मैंने बेनियाजी से कहा, मुझे एक साधु ने दिया था, लेकिन मैं पुलिस का टाउट नहीं हूं बल्कि खुद पुलिस से भागा हुआ हूं। मैंने इस ख्याल से कि शायद ये अच्चर सिंह गुम्मन सिंह डकैत का दोस्त हो, उसे साफ साफ बता दिया कि मैं जेल तोड़कर भागा हूं और गुम्मन सिंह का दोस्त हूं। उस पर अच्चर सिंह जरा चूंका। तुम गुम्मन सिंह के दोस्त हो? तुम तो मुसलमान हो, तुम्हारा नाम क्या है? करमदीन, मैंने जवाब दिया। मेरा नाम सुनकर अच्चर सिंह अपनी जगह से उछल सा पड़ा। उसने सबसे पहला काम यह किया कि जिन दो सिखों ने मुझ पर पिस्तौल तान रखे थे उन्हें इशारा करके परे हटा दिया। फिर चारपाई से उठकर मेरे करीब आया और मेरे शाने पर हाथ रखकर बोला, अगर तुम करमदीन हो तो तुमने मेरे बड़े भाई गुम्मन सिंह पर क्या एहसान किया था? क्या तुम बता सकते हो? मैंने कहा, मैंने गुम्मन सिंह पर कोई एहसान नहीं किया था। उसको सांप ने डस लिया था। मैंने इस मनके से उसकी जान बचाई थी और मेरा इंसानी फर्ज था। उस पर अच्चर सिंह ने मुझे गले लगा लिया। करमदीन, तुमने पहले क्यों ना बताया कि तुम करमदीन हो? गुम्मन सिंह ने तुम्हारे इस एहसान के बारे में हम सबको बताया और कहा था कि अगर कभी करमदीन से मुलाकात हो जाए तो उसे भी अपना छोटा भाई समझकर उसकी मदद करना। हालात यकसर पलट गए। जो लोग मेरे खून के प्यासे थे वो अल्लाह के करम से मेरी आओ भगत करने लगे। अच्चर सिंह ने मेरा रिवाल्वर मुझे वापस कर दिया। मुझे खाने को खालिस मक्खन, पराठे और दूध दिया गया। अच्चर सिंह के हुक्म से मेरे लिए पानी गर्म कर दिया गया। मैंने मजे से गुस्ल किया। मुझे पहनने के लिए नए कपड़े दिए गए और फिर मेरे लिए कोठरी में बिस्तर लगा दिया गया। अच्चर सिंह बोला, करमदीन, तुम अब कुछ देर के लिए सो जाओ, सारी रात के जागे हो, फिर बात करेंगे। मैं जानता था कि ये बहादुर लोग मेरे साथ फरेब नहीं करेंगे, इसलिए मैं बेफिक्र होकर लिहाफ में घुसकर सो गया। दोपहर के बाद उठा तो मेरे लिए मुर्ग भूने जा रहे थे। मैंने और अच्चर सिंह ने मिलकर खाना खाया। फिर उसने कहा, रात हम साथ वाले गांव के एक संग दिल हिंदू साहूकार के घर डाका डालने गए थे। हमें इतला मिली कि पुलिस की जीप हरचुआल स्टेशन की तरफ गई है। मैंने कहा, वो मेरे पीछे आई थी। अच्चर सिंह हंसने लगा और पुलिस को एक जबरदस्त किस्म की गाली देकर बोला, उनका बाप भी इधर नहीं आ सकता। गुम्मन सिंह और अच्चर सिंह से सारी पुलिस डरती है। जभी तो मैं हैरान था कि ये पुलिस वाले इधर क्यों आ गए। लस्सी का पूरा कटोर खाली करने के बाद अच्चर सिंह मुझसे अपने बड़े भाई गुम्मन सिंह की बातें करने लगा। हम उसे जेल तोड़कर निकाल सकते हैं, मगर पुलिस इसकी दुश्मन है और खतरा है कि वो फौज से मदद लेकर गुम्मन सिंह को बाहर आते ही उसे हलाक कर देगी और मशहूर कर देगी कि गुम्मन सिंह पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया। इसलिए हम अभी उसे जेल से नहीं निकाल रहे। लेकिन तुमने हमारे भाई की जान बचाकर हमें खरीद लिया है करमदीन। अब बताओ कि हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं। मैंने कहा, असल में मेरा काम स्मगलिंग है, जासूसी नहीं। अच्चर सिंह ने हाथ उठाकर कहा, करमदीन, तुमको हमने अपना भाई कह दिया है। अब चाहे तो तुम जासूस हो, खूनी हो, शरीफ हो, बदमाश हो, जो कुछ भी हो, ये तुम्हारा अपना मामला है। हम पर तुम्हारी मदद करना फर्ज है। बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। मैंने अच्चर सिंह को बताया कि पुलिस मेरे पीछे लगी है, मगर मैं यहाँ से किसी तरह मुंबई जाना चाहता हूँ, जहाँ एक पुराने दोस्त से मुझे स्मगलिंग की एक रकम वसूल करनी है। फिर वहां से मैं राजस्थान की सरहद पार करके अपने मुल्क वापस चला जाऊंगा। अच्चर सिंह बोला, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं तुम्हारे साथ एक आदमी रवाना कर दूंगा जो तुम्हें दिल्ली तक छोड़ आएगा। अगर आगे तुम अकेले नहीं जा सकोगे तो वो तुम्हारे साथ मुंबई तक भी जा सकता है। मैंने कहा, नहीं नहीं अच्चर सिंह, मुंबई तक जाने की जरूरत नहीं। अगर तुम मुझे जलंधर से निकाल दो तो मैं दिल्ली भी अकेला पहुंच सकता हूँ। अच्चर सिंह बोला, ऐसी बात नहीं है। पंजाब में तुम्हारे पकड़े जाने का खतरा हो सकता है, इसीलिए मेरा आदमी तुम्हारे साथ होगा जो हर खतरे से तुम्हारी हिफाजत कर सकेगा, लेकिन तुम्हें सिख बनना पड़ेगा। अच्चर सिंह मेरे बड़े हुए सर और दाढ़ी के बालों की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। यार, तुम आधे सिख तो अब भी हो, बस सर के बालों को पीछे से ऊपर लाकर जोड़ा बांधना पड़ेगा। सर और दाढ़ी के बाल जेल में ही बढ़ गए थे और मुझे हजामत का मौका ही नहीं मिला था। अच्चर सिंह ने खुद मेरे बालों को सर के ऊपर जोड़े की शक्ल में बांधा। जोड़ा छोटा था, लेकिन अच्चर सिंह ने उसको रुमाल से बांधकर मेरे सर पर सिखों की तरज की निस्वारी रंग की पगड़ी बांध दी। मेरी दाढ़ी और मूंछों में कंघी करके उन्हें भी ऊपर पगड़ी के अंदर छुपा दिया।
मैंने आईने में अपनी शक्ल देखी तो एक सांवले रंग का सिख नौजवान मुझे घूर रहा था। मैं हुलिये के एतबार से पूरा सिख बन गया था। अच्चर सिंह बोला, अब तुम्हारा नाम दिल्ली तक हर नाम सिंह है। पुलिस वालों की ऐसी की तैसी, उनका बड़ा भी तुम्हें पहचान नहीं सकेगा। मेरा आदमी शेर सिंह तुम्हारे साथ होगा। तुम दोनों दिल्ली गुरुद्वारा जन्म स्थान की यात्रा करने जा रहे हो। कोई अगर पूछे तो तुम गूंगे बन जाना, बाकी सारी बात शेर सिंह करेगा। मैं उसे सब कुछ समझा दूंगा। मुझे गर्म जैकेट और पतलून पहनने को दी गई। मेरे रबड़ के जूते भी चमड़े के जूतों से तब्दील कर दिए गए। रिवाल्वर और सांप का मनका मैंने जैकेट की अंदरूनी जेबों में रख लिए। अच्चर सिंह ने शेर सिंह से मुझे मिलाया। ये एक अधेड़ उम्र का सेहतमंद सिख था। अच्चर सिंह ने मुझे 200 रुपए अलग दिए और अच्चर सिंह ने शेर सिंह को दिल्ली तक का 2 आदमियों का किराया अलग दिया। दोपहर के बाद अच्चर सिंह ने मुझे गले लगाकर रुखसत किया और बोला, करमदीन, तू हमारा भाई है। जब कभी किसी किस्म की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद करना। अच्चर सिंह के खलूस ने मुझे बेहद मुतासर किया। मैं शेर सिंह के साथ खेतों खेत अमृतसर को जाती सड़क की तरफ रवाना हो गया। वहां पहले से ही एक बंद जीप तैयार खड़ी थी। जीप का ड्राइवर एक बूढ़ा सिख था। जीप ने हमें अमृतसर के मुजाफात में खेतों में खड़ी एक हवेली में पहुंचा दिया। यहाँ हमारे लिए पहले से बिस्तर लगे थे। हमने खाना खाया और बिस्तरों में बैठ गए। शेर सिंह मुंबई एक्सप्रेस में 2 नशिस्तें बुक करवा कर आ गया। ये फर्स्ट क्लास की सीटें थीं, क्योंकि फर्स्ट क्लास के मुसाफिरों से पूछगछ करने की जरूरत बहुत कम होती है। शेर सिंह का अपना टिकट दिल्ली तक का था। हम जीप में बैठकर 8:15 बजे रेलवे स्टेशन पहुंच गए। मैं पूरा सिख लग रहा था। मुझे पुलिस भी नहीं पहचान सकती थी। एक हाथ में कड़ा था। चमड़े का एक थैला मेरे पास था जिसमें एक तौलिया, कंघी और टूथपेस्ट वगैरह रखा हुआ था। हम अपने डिब्बे में जाकर बैठ गए। प्लेटफार्म पर 2-3 सिख सिपाही चल फिर रहे थे। एक सिपाही काउंटर पर जलती अंगीठी पर हाथ सेंक रहा था। सर्दी काफी थी। फर्स्ट क्लास के डिब्बे में 2 हिंदू भी सफर कर रहे थे। ट्रेन ठीक वक्त पर रवाना हो गई। जलंधर का रेलवे स्टेशन करीब आया तो शेर सिंह ने मुझे इशारा किया और मैं ऊपर बर्थ पर जाकर लेट गया। जलंधर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन थोड़ी देर के लिए रुकी। फिर भी एक थानेदार अंदर आ गया। मैंने आंखें बंद कर ली। थानेदार ने हिंदुओं को देखा, फिर शेर सिंह की तरफ मुतवज्जा होकर बोला, सरदार जी कहाँ जा रहे हैं? शेर सिंह ने मूंछों पर ताऊ फेरते हुए रोबदार आवाज में कहा, गुरुद्वारा स्थान के दर्शनों को जा रहे हैं। क्यों, तुम्हें कोई एतराज है? थानेदार खफीफ सा होकर बोला, नहीं सरदार जी, हमें क्या एतराज हो सकता है, भला शौक से जाएं। ये ऊपर आपका साथी है। शेर सिंह ने ऊपर देखे बगैर कहा, मेरा भांजा है हरनाम सिंह। मगर तुम क्यों पूछ रहे हो, क्या बात है? अपनी पेटी की खैर चाहते हो तो यहाँ से नीचे उतर जाओ, कहीं तुम्हें शरीफ लोगों को परेशान करने की सजा ना मिल जाए। थानेदार सत सरी अकाल कहकर माजरत करते हुए डिब्बे से बाहर निकल गया। शेर सिंह आखिर सिख था, मामले की नजाकत को महसूस नहीं कर सकता था। उसका ये लहजा हमें परेशानी में मुब्तला कर सकता था। मैं खामोशी से बर्थ पर लेटा रहा। गाड़ी जलंधर स्टेशन से रवाना हुई तो हिंदू मुसाफिर शेर सिंह की खुशामद करने लगे। एक हिंदू बोला, सरदार जी आपने खूब खबर ली थानेदार की, ये बड़े बदतमीज होते हैं जी, शरीफ और बदमाश में फर्क ही नहीं करते, सबको एक ही लाठी में हाँकते हैं। शेर सिंह ने बड़े उखड़े लहजे में गाली देकर कहा। अब मैं दिल में दुआ करने लगा कि जल्द दिल्ली शहर आए और मैं शेर सिंह को रुखसत करूं। ये सीधा साधा पत्थर के जमाने का मुखलस आदमी कहीं मुझे किसी मुश्किल में न फंसा दे। मैं मेरठ छावनी तक ऊपर बर्थ पर ही लेटा रहा। नींद मुझे बिल्कुल नहीं आ रही थी। मेरठ छावनी पर भी 2 पुलिस के आदमी अंदर आ गए। खुदा का शुक्र रहा कि वो कुछ पूछगछ किए बगैर ही चले गए। मेरठ छावनी ही पर रोशनी निकल गई। मेरठ छावनी की मुझे ज्यादा फिक्र थी। यहाँ से ट्रेन चली तो मैं सो गया। आंख खुली तो गाड़ी की रफ्तार बहुत धीमी हो गई थी और शेर सिंह मुझे हिलाकर जगा रहा था। उठो अरनाम सैया, आ गई इनकी माँ की दिल्ली। मैंने बर्थ से झांक कर नीचे देखा, डिब्बा खाली था। हिंदू मुसाफिर जा चुके थे। शेर सिंह ने मुझे आहिस्ता से कहा, यहाँ से मैं चांदनी चौक की एक धर्मशाला में चला जाऊंगा। अब तुमसे जुदा हो रहा हूँ। आगे तुम्हें वाहे गुरु के हवाले करता हूँ। मेरे पास 50 रुपए बचे हैं, अगर जरूरत है तो तुम इन्हें भी ले लो। मैंने कहा, तुम्हारा शुक्रिया सरदार जी। अच्चर सिंह ने मुझे 200 रुपए अलग दिए थे। वाहे गुरु तुम्हारी रिक्शा करे। अच्छा भाई, अब तुम जानो और तुम्हारा काम। सत सरी अकाल। ये कहकर शेर सिंह डिब्बे से बाहर निकल गया। गाड़ी प्लेटफार्म पर रुक चुकी थी। मैंने अपने थैले को सीट पर रखा और साबुन और टूथपेस्ट लेकर बाथरूम में घुस गया। मैं ज्यादा से ज्यादा देर तक बाथरूम में रहा। मुंह धोकर दाढ़ी के बालों में हल्की हल्की कंघी की। कमबख्त गाड़ी अभी तक दिल्ली स्टेशन पर ही खड़ी थी।
बाथरूम से निकला तो डिब्बे में एक हिंदू फैमिली विराजमान थी। एक हिंदू लाला, उसकी बारी भरकम बीवी और एक नौजवान लड़की थी जिसने जर्द रंग की साड़ी पहन रखी थी। माथे पर तिलक लगा था। वो सामान को करीने से लगा रही थी। हिंदू लाला बार बार बिस्तर बचाने की हिदायत कर रहा था। उन्होंने मुझ पर एक निगाह डाली और फिर अपने काम में लग गए। मैं एहतियातन बर्थ पर चढ़कर लेट गया। दिन निकल आया था। मुंबई एक्सप्रेस अभी तक प्लेटफार्म पर ही खड़ी थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं तिरछी निगाह से डिब्बे के दरवाजे को देख लेता था जो बंद था। प्लेटफार्म की तरफ से लोगों की आवाजें आ रही थी। खुदा खुदा करके गाड़ी की सीटी की आवाज आई। तीसरी सीटी पर इंजन ने भी वसल दिया और फिर ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता आगे को खिसकना शुरू हो गई। नई दिल्ली के स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो एक हिंदू बैरा अंदर दाखिल हुआ और नाश्ते का पूछने लगा। मैंने भी नाश्ते का आर्डर दे दिया। तीसरे स्टेशन पर हजरत निजामुद्दीन पर बैरा मेरे लिए नाश्ता ले आया। हिंदू फैमिली शायद घर से नाश्ता करके आई थी। उन्होंने सिर्फ चाय मंगवाई। गाड़ी वहां से चली तो मैं बर्थ पर ही बैठकर नाश्ता करने लगा। हिंदू लाले की बीवी ने डिब्बे में से थोड़ी सी मिठाई निकाल कर प्लेट में रखी और लड़की से कहा, लैला बेटी, भाई साहब को भी ये मिठाई दो। मैंने कहा, धन्यवाद माता जी, मैं मिठाई नहीं खाता सुबह सुबह। हिंदू लाले ने मुस्कुरा कर कहा, खा लो बेटा, टल वालों की खालिस मिठाई है। दिल्ली के चांदी चौक में टल वालों की एक पुरानी दुकान है जहाँ कांसी के टल लटके रहते हैं। इस हलवाई की मिठाई सारे शहर में मशहूर है। कहते हैं कि इन लोगों के दादा परदादा शाही किले में मिठाई सप्लाई किया करते थे। मैंने लैला के हाथ से प्लेट थाम ली और कहा, थैंक यू। लैला शर्मा कर अपनी सीट पर जाकर बैठ गई और कोई फिल्मी रसाला पढ़ने लगी। मैं भी किसी मुसाफिर से ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहता था, लेकिन हिंदू लाले ने पूछा, सरदार जी कहाँ जा रहे हैं? मुंबई, मैंने चाय का घूंट भरते हुए कहा। हिंदू लाला बड़ा खुश हुआ, तब तो खूब साथ रहेगा, हम भी मुंबई जा रहे हैं। लैला वहाँ डॉक्टरी में पढ़ती है, मेरा भी वहाँ भिंडी में कपड़े का कारोबार है। तुम मुंबई किसके पास जा रहे हो बेटा? ये सवाल जवाब तो होने ही थे, क्या करता। बस इतना ही कहा, मेरे बड़े भाई शेर सिंह का वहाँ गैराज है, मैं उसके साथ गैराज में काम सीखता हूँ। इस पर हिंदू लाले ने कोई ज्यादा दिलचस्पी का इजहार न किया और अपनी बीवी से बातें करने लग गया। लेकिन मैंने महसूस किया कि उनकी लड़की लैला ने रसाला पढ़ते हुए 2-1 बार मुझ पर तिरछी नजर डाली थी। ये भी एक कुदरती बात थी।